अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी ये वीडियो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2012 पर है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सबसे पहले इसका हम देखते हैं रोड मैप। इस लेक्चर के अंदर कवर हम क्या करेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि इस लेक्चर को सुनना कैसे। अगर आपको कोई चीज़ आपको लगता है कि पढ़ी हुई है या नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो मुतलका आपने स्लाइड पर जाना और उसे स्टॉप कर लेना, उस चीज़ को देख लेना है। सबसे पहले हम इसमें प्रीएम्बल और जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है वो देखेंगे। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है क्या है, इसकी पावर क्या है, फंक्शन क्या है, वो है, साथ रेलिवेंट सेक्शन। फिर पॉलिसी बोर्ड क्या है और जो ऑफेंसेस है आईपीओ में कैसे चलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड अंडर दिस एक्ट, उसका तमाम मैकेनिज्म को शॉर्ट अंदाज में लिखा गया है। सबसे पहली चीज है प्रीएम्बल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है, इसके प्रेम्बल में अगर क्वेश्चन आता है हमें पेपर के अंदर, तो क्वेश्चन वो इस तरह पूछ सकता है कि जनाब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लॉज हैं इसको बनाने का मकसद क्या है। तो सबसे पहला अगर देखें जो कि उसने इसके प्रीएम्बल में लिखा गया है कि जो एक्ट बनाने का जो उसका मकसद है, उसने प्रॉपर्टी जो राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो सिटीजन के प्रोटेक्ट करने, उसकी वजह क्या है। पहला वो कहता है कि ताकि क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ सके, क्रिएटिविटी मुल्क के अंदर ज्यादा हो, और जो बंदा इन्वेंशन कर रहा है टेक्नोलॉजिकल, उसे इंसेंटिव यानी उसे माली तौर पर फायदा पहुंचाया जा सके। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के मुल्क से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। वो कैसे? अगर एक कंपनी एप्पल है, उसे पता है कि मेरी प्रोडक्ट का इधर रेप्लिका नहीं तैयार होगा, कॉपी तैयार नहीं होगी, तो जाहिर बात अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी वो मैन्युफैक्चर करेगी। तो ये कानून बनाने का मकसद है। अब जो आगे जो नीचे डेफिनेशन है उसमें से जो चीज मैंने रेड की हुई है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी अनइंपॉर्टेंट है। मैं एक बार वैसे बता देता हूँ जनरली। अगर सेक्शन 1 को देखा जाए तो इसके अंदर सिंपल सी बात कर रहा है कि इस एक्ट का नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2012। और ये क्या, होल ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब ये फेडरल है और पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है। पहली डेफिनेशन है बोर्ड की। बोर्ड का लफ्ज जहां भी आएगा इस एक्ट में, उससे मुराद क्या होगा, पॉलिसी बोर्ड है। फिर चेयरमैन है, चेयरमैन से मुराद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसका चेयरमैन है। इसमें कोड का जहां लफ्ज होगा उसमें सीपीसी भी है उससे मुराद, और सीआरपीसी भी है। उसकी वजह यह है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रिब्यूनल होता है, वो जो केसेस है वो सीपीसी के भी तहत चला सकता है और सीआरपीसी के भी तहत चला सकता है। अगली बात है डीजी, डायरेक्टर जनरल। जो डायरेक्टर जनरल है वो अंडर सेक्शन 12 है, उसको भी हम देखेंगे भी आगे जाके। इंप्लॉई, इंप्लॉई कहते हैं काम करने वाले को, कहते हैं इंप्लॉई से मुराद कोई भी ऑफिसर हो सकता है, कोई भी स्टाफ हो सकता है, जो किसका हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का है। इसके अंदर लेकिन वो बंदा नहीं आएगा जिसे डेली बेसिस पे रखा हो दिहाड़ी पे। फंड, फंड से मुराद ये है कि जो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के फंड हो गए अंडर सेक्शन 26। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे इस पूरे सेक्शन 2 के अंदर, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, वो कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें आती है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, लेआउट डिजाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, कॉपीराइट, रिलेटेड राइट्स एंड ऑल अदर एंसिलरी राइट्स। अच्छा, अब इनसे मुराद क्या, ट्रेडमार्क से, पेटेंट से, इंडस्ट्रियल डिजाइन से, इस पे मेरे पहले 2 लेक्चर डिटेल में मौजूद हैं। अगली डेफिनेशन है एच पे आके कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से क्या मुराद है। वो कहते हैं वो तमाम कवानीन जो इसके स्केड्यूल में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उसमें से आपके आईपीओ आ जाता है, उसके अंदर पेटेंट लॉ है, आपका पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962, ये सारे किस में आते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। मेंबर, मेंबर से मुराद जो भी बंदा बोर्ड का मेंबर होगा वो मेंबर की डेफिनेशन में आता है। ऑफेंस, जुर्म से इधर तारीफ में क्या आते हैं कि ऐसा जुर्म जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की वायलेशन होगा वो ऑफेंस कहलाएगा। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है। प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स है, और रूल से मुराद वो तमाम रूल जो इस एक्ट के तहत बनाए जाएंगे। रेगुलेशन से मुराद वो तमाम रेगुलेशन जो इस एक्ट से तहत। अच्छा, रूल्स और रेगुलेशन में फर्क क्या होता है? रूल्स हुकूमत बना कर देती है या लेजिस्लेचर बना कर देता है। जो रेगुलेशन होती है मुतलका अथॉरिटी ने खुद बनाने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का कानून है तो रूल्स बना के देगी गवर्नमेंट, और जो रेगुलेशन है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद बनाएगी। सेक्रेटरी, जो आपका सेक्रेटरी से मुराद आपका डायरेक्टर जनरल है ऑर्गेनाइजेशन का, इसको भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। स्केड्यूल से मुराद जो इस एक्ट के एंड पे लगे हुए हैं। ट्रिब्यूनल से मुराद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल। अच्छा, ट्रिब्यूनल का काम है जितने भी जराइम है इनको सुनेगा, इससे भी हम आगे जाके देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक अदारा है जो आपको जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पेटेंट है, कॉपीराइट है, कोई भी चीज ग्रांट करनी है तो इस अदारे ने ग्रांट करनी है। ये अदारा स्टैब्लिश कैसे होता है? ये अदारा आपका सेक्शन 3 आईपीओ एक्ट, इसके तहत ये बनाया गया है। ये किसके अंडर काम करता है? जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इसके मातहत काम करता है। और पॉलिसी बोर्ड है जिसको अब आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो इसको चलाता है।
और ये ऑटोनोमस अदारा है। ऑटोनोमस बॉडी से मुराद ये कि खुद मुख्तार है, जैसे इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है, आपकी सुप्रीम कोर्ट खुद मुख्तार है, इस तरह ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है किसी और अदारे के नीचे काम नहीं करता, ये खुद से एक खुद मुख्तार अदारा है। अब इसके अंदर एक तो चेयरमैन होगा और एक डायरेक्टर जनरल होगा। अंडर सेक्शन 6 से आपकी फेडरल गवर्नमेंट चेयरमैन को अपॉइंट करेगी। अच्छा, आईपीओ का कोई मेंबर नहीं बन सकता, ये एक इसका बकायदा थ्रो आप कह सकते हो कोई टेस्ट के, या जिस तरह प्रोसीजर होता है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती होने का उसी प्रोसीजर के तहत इधर भी लोग आते हैं। लेकिन जो आपका चेयरमैन होता है 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, ये आपकी सियासी पोस्ट होती है। लेकिन जो आपका डायरेक्टर जनरल है ये आपकी गवर्नमेंटल पोस्ट है, और उसका कम अज कम स्केल 21वें ग्रेड का जो बंदा होगा वो आपका डीजी अपॉइंट हो सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को। उसे कौन अपॉइंट करेगी? फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अंडर सेक्शन 12। आगे देखते हैं। आगे रिक्वेस्ट है कि अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमें 20 रुपए इससे ज्यादा आप दे सकते हैं, मर्जाइज कैश वगैरह। अगला आगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स और उसके फंक्शंस। सबसे पहली चीज इसके अंदर आ गई जो आपका सेक्शन 3 है, ये डील करता है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके तहत ये बनाया भी जाता है। जो पहली पावर है इसको मैंने सेक्शन 3 और सेक्शन 13 से इसकी पावर को उठाया है। अगर आप जनरल बेयर एक्ट को पढ़ें तो आपको पावर्स नहीं मिलेंगी इस तरह। सेक्शन 3 क्या कहता है कि जनाब इसके पास एक पावर है, अख्तियार है कि अपनी मोहर लदा रख सकता है और जितनी भी प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है, जो चाहे कर सकता है। अब अंडर सेक्शन 13 देखते हैं इसके पास क्या क्या अख्तियारात है। ये कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है किसको? हर किस्म के काम को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के किसी भी ऑफिस के रिलेट हो जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है। ये एडमिनिस्टर कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। एडमिनिस्टर कहते हैं कि उसको चला सकता है। जितने भी गवर्नमेंट के सिस्टम है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी अगर सिस्टम बनाया जाता है, कोई भी इदारा बनाया जाता है, तो किसके अंडर काम करेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के। 6 नंबर पे जो इसका अख्तियार है, जो कि सबसे बड़ा इसका अख्तियार है, कि ये किसी भी पर्सन को सर्टिफाई कर सकता है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एजेंट के तौर पर काम कर सके। आमतौर पर वकला हजरात होते हैं जिन्होंने अपने आप को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एजेंट डिक्लेयर करवाया होता है, और वो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फाइल करते हैं इसके अंदर। ये किसी से भी कोई फीस ले सकता है। अगर आप सर्विसेज लेते हो ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अख्तियार है, वो आपसे उस चीज की फीस भी ले सकता है अपनी सर्विसेज की। अब जो फंक्शन इसके क्या है, जो इसके फंक्शन है अंडर सेक्शन 13 लिखे हुए हैं। ये ट्रेनिंग दे सकता है, कोई भी ट्रेनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की उसको मॉनिटर भी कर सकता है और दे भी सकता है। ये मॉनिटर कर सकता है कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड मुल्क में आता है। फिर ये मेंटेन कर सकता है किसी भी ऐसे सिस्टम को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। ये पाकिस्तान में प्लानिंग करेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह अपग्रेड करना है। ये एजुकेशन के रिलेटेड की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर एजुकेशन को प्रमोट करना है, लाइक अब एलएलबी के अंदर अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो रिकमेंडेशन देने वाला अदारा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसके फंक्शन के अंदर है ये चीज। ये जितने भी रिसर्च इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड मुल्क में होगी उसको क्या करेगा? प्रमोट करेगा, इंगेज करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की एडवोकेसी को। एडवोकेसी होती है कि प्रमोशन करना, ये लॉ वाली एडवोकेसी नहीं है। इसके अंदर एडवोकेसी होती है कि प्रमोट करेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को आगे। ये जो फॉरेन फंडिंग, अगर क्योंकि पाकिस्तान गरीब मुल्क है तो इसका फंक्शन ये है कि अगर कोई फॉरेन फंडेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें ये जा सकते हैं इसके बंदे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव कर दे। ये किसी भी पर्सन को, चाहे वो लीगल हो या नेचुरल, लीगल पर्सन से मुराद आपकी कंपनी, नेचुरल पर्सन से मुराद एक इंसान, वो चाहता है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मुतालिक कोई एडवाइस लेना चाहता है, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। ये इसका फंक्शन में है, इसका काम है। ये कोई भी किसी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चलानी हो, कोई इंक्वायरी चलानी हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफेंस से रिलेटेड, तो ये आपका जो अदारा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है, इसके फंक्शन के अंदर है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो पॉलिसी बोर्ड के, पॉलिसी बोर्ड क्या है, इस्टेब्लिश कैसे किया था? जो पॉलिसी बोर्ड है ये इसको फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। ये समझ ले पॉलिसी बोर्ड का काम है पॉलिसी बनाना। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर का अदारा है। ये आगे आ जाता है इसका, इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके वैसे 14 मेंबर्स हैं, और 14 मेंबर्स के अलावा इसका एक चेयरमैन होगा। इसका चेयरमैन कौन होगा? जिसे हमने पीछे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेयरमैन है वो इसका चेयरमैन होगा, लेकिन वो 3 साल के लिए अपॉइंट होगा अंडर सेक्शन 9। इसका सेक्रेटरी कौन है? इसका सेक्रेटरी जो डायरेक्टर जनरल होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का 21वें ग्रेड का, वो इसका सेक्रेटरी होगा पॉलिसी बोर्ड का। अब इसके फंक्शन क्या है? अंडर सेक्शन 6 इसका जो फंक्शन है कि ये पॉलिसी बना सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड।
ये हर किस्म का डिसीजन ले सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पॉलिसी के रिलेटेड। ये इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। ये गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है कि जनाब कोई पॉलिसी बनाओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड। ये कोई भी प्लान है, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है कोई प्लान बनाती है तो उस प्लान को अप्रूव करने का जो अख्तियार है ये पॉलिसी बोर्ड के पास है। और ये बोर्ड को अंडर सेक्शन 8 बोर्ड ने एक साल में एटलीस्ट 2 दफा मीटिंग करनी है अपनी। और ये मीटिंग को प्रिजाइड कौन करता है? चेयरमैन प्रिजाइड करता है। आगे आता है जनाब लास्ट बट नॉट लीस्ट के ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। अगर कोई इंफ्रिंजमेंट हो जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, लाइक आपका कॉपीराइट थी, आपने किताब लिखी, किसी और ने उसकी कॉपी कर लिया, आपने गेम बनाई, किसी और ने उसका हैक कर तैयार कर लिया, तो उस जुर्म की कार्रवाई किधर चलेगी? उसकी जो आपका जुर्म है वो चलेगा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल में चलेगा। 90 दिन के अंदर, विद इन 3 मंथ्स अंडर सेक्शन 15, वो ट्राइब्यूनल आपका क्या करेगा? केस को फारग करेगा। आगे अगर वो केस का फैसला कर दे ट्राइब्यूनल, तो उसने आगे किधर जाना है? वो हाई कोर्ट के अंदर उसकी आप अपील करोगे। आपके पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 30 डेज है। उसके अलावा उसके पास प्रोसीजर कौन सा है? ट्राइब्यूनल ने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है? जो उसके पास प्रोसीजर है, आप देखें इसमें 2 किस्म की रेमडीज है, सिविल रेमडीज भी है, क्रिमिनल। अगर तो आप सिविल रेमडी लेने के लाइक आपको पैसों में चाहिए है, तो तो जो ट्राइब्यूनल पावर अख्तियार करेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उसके पास पावर होगी अंडर सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर आप उसके पास जाओगे कि जनाब क्रिमिनल रेमडी लेने के लिए कि पीपीसी के तहत पर्चा वगैरह करा के जल्दी आपको चाहिए है, तो जो पावर का अख्तियार इस्तेमाल करेगा वो कोर्ट ऑफ सेशन की उसके पास होगी। अंडर सेक्शन 17 ये दोनों बातें लिखी हुई हैं।